लेट्स स्टडी हिस्ट्री सेमेस्टर 3। इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जाने। पुरातात्विक स्रोत, अवशेष, एग्जीबिशन, हड़प्पा। प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत के जो इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन, तो इनके 3 थे। पुरातात्विक स्रोत, जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहा जाता है, जैसे कि इसमें क्या था कि हड़प्पा का, मोहनजादड़ो, कालीबंगन, नगर जून गोंडा आदि से प्राप्त भवन, सड़कें, अनाज गृह, मूर्तियाँ, सिक्के, स्तूप। मौर्य, कुषाण, गुप्त काल के सिक्कों से अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिलालेख, अशोक के शिलालेख, प्रशासन, धर्म, नीति, इलाहाबाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वो सब मिलता है, ठीक है ना, महत्व। ये वास्तविक तथ्य देते हैं कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो भी हिस्ट्री का जो भी तत्व है, इन सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता चलता है कि हाँ वो जो हिस्ट्री है वो मतलब कि हाँ है, वो रियलिटी है, वो उसका प्रूफ देते हैं, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य में हम लोगों को जो हिस्ट्री होता है उसका नॉलेज पता चलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, इसमें समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म का ज्ञान मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, गौतम बुद्ध का जीवन और समाज के बारे में पता चलता है कि उस टाइम का समाज जीवन कैसा था। फिर जैन ग्रंथ के बारे में भी, आगम, महावीर, जैन धर्म के ग्रंथ के। संस्कृत ग्रंथ, अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन में लागू होता है, जो कि चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता था, उन्होंने लिखा था। मनुस्मृति जो थी सामाजिक व्यवस्था जो है, मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था के बारे में वो लिखा था। तो रामायण महाभारत सामाजिक राजनीति का चित्रण जो उस टाइम का था वो सब है, ठीक है ना। और विदेशी विवरण जो था कि मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका आए थे, उन्होंने मौर्य प्रशासन, समाज, तक्षशिला जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस सभी के बारे में लिखा था। फाहियान जो थे वो एक गुप्तकालीन समाजी थे, वो भी नालंदा के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने भी अपनी किताबों में नालंदा और उस टाइम के समाज का जिक्र किया हुआ था, तो वो भी पूरा जिक्र है, ठीक है ना। हेनसांग प्राचीन भारत का विस्तृत विवरण उन्होंने भी दिया था अपनी बुक में, तो वो सब कुछ जो विदेशी यात्री आए उन सब से भी तो पता होता है इतिहास के बारे में, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट है हम लोगों का प्राऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री के बारे में। तो भारतीय प्राऐतिहासिक काल का वर्गीकरण लेके, तो इसके 3 काल थे, ठीक है। कौन कौन से? एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। सबको पता है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि जो पत्थर के औजार, घुमंतू जीवन, आग का प्रयोग चालू हो गया था। जीवन यापन शिकार और फल संग्रह से होता था, ठीक है ना। प्राऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, इतिहास के स्रोतों और सर्वेक्षण का हमने पता कर लिया कि इतिहास जो होता है हम कैसे स्टडी करते हैं लोग, तो उसको स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि पहले यात्री जो आए थे उनसे हो गया, फिर जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा हुआ है, फिर जो खुदाई करके मिलता है उससे हो गया, फिर जो साहित्यिक ग्रंथ है वो सबसे मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राऐतिहासिक काल कौन कौन से थे। तो पूरा पाषाण कालीन था कि सबसे पहले का काल, उस टाइम के पत्थर के औजार होते थे, लोग इधर से उधर घूम घूम के जीवन का प्रयोग करते। फिर आग का प्रयोग भी चालू हो गया था, उस टाइम जीवन का प्रयोग ज़्यादातर लोग शिकार और फल से कर रहे थे, और फिर धीरे धीरे आग का भी हो गया था, तो आग से भी पका के कर रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। मध्य प्राचीन में क्या हो गया कि लोगों ने कुत्ते को पालना चालू कर दिया। आधा जो अर्ध अस्थायी जीवन वो धीरे धीरे क्या हो गया कि और आगे बढ़ने लगे। अगली बार में वो लोग क्या करेंगे कि पशु कृषि सब कुछ चालू कर देंगे, और मैं छोटे छोटे जो उपकरण थे उनका भी जो हथियार थे उसको पॉलिसी सब करने लगे हल्का हल्का, ठीक है। और नवपाषाण कालीन में क्या होगा, उन्होंने पहले शुरुआत में कुत्ते को पालने का चालू किया, फिर धीरे धीरे वो कृषि का शुरुआत कर दिए, पशुपालन करने लगे, फिर अस्थायी आवास बनाने लगे, स्थायी आवास, गाँव बनाने लगे, फिर मिट्टी के बर्तन, फिर हथियार, सब कुछ बनाने लगे। फिर आया ताम्रपाषाण का, इसमें तांबे का प्रयोग चालू हो गया। तांबे का प्रयोग खेती, पशुपालन और राहुरी, मालवा एक संस्कृति भी विकसित हो गया ताम्रपाषाण युग में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो थी ना वो मुख्य विशेषताएं थी कि जो नगर का नियोजन था वो किस तरीके से किया गया था, कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लेकर, तो देखिए उनका जो प्रमुख विशेषता था क्या था कि नगर नियोजन उनका बहुत ही अच्छा था। ग्रिड पद्धति पे उन्होंने अपने नगर नियोजन को, ईंटें जो थी पक्की थी, जल निकास की जो व्यवस्था थी बिल्कुल उत्कृष्ट थी नगर नियोजन में। प्रमुख नगर उनके कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। और अर्थव्यवस्था में उनकी क्या क्या जो चीज़ें थे वो ऐड कर रही थी। तो जो कृषि था वो प्रमुख उसका क्या क्या था, तो गेहूँ था, जौ था। व्यापार वो लोग मेसोपोटामिया में करते थे, मणिकारी और धातु कर्म ये सब का, ठीक है ना। और धर्म वो लोग माता देवी की पूजा करते थे, पशुपति महादेव की अग्नि की पूजा करते थे, और वृक्ष पूजा पीपल की करते थे। लिपि अब तक अपठित है। वहाँ पे एक जो मूवी था मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे एक दिखा था ना सिंह वाला शेर, तो उसकी अभी तक अपठित है। पतन के कारण इसका क्या गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता है कि बाढ़ के द्वारा, नदी परिवर्तन, विदेशी के आक्रमण और आर्थिक अवनति, ये सब के कारण जो था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। अब हम लोग कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक प्लस लेटर वैदिक, सबको पता है कि वैदिक कालीन समाज, राजनीति और धर्म का वर्णन।
जो वैदिक कालीन समाज था उसमें राजनीतिक और धर्म का वर्णन। समाज प्रारंभ में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संयुक्त पेयर में रहते थे। स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी ऋग वैदिक काल में, ठीक है ना। राजनीति, राजा जो था वो प्रजा का रक्षक था और सभा, समय, विद्युत मंडल ये सब। युद्ध जो थे सप्त सिंधु क्षेत्र में संघर्ष, ठीक है। अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कृषि, लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल से होने लगा था, ठीक है ना। और धर्म में पूजा, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण, यज्ञ पद्धति होता था और मंत्रों इत्यादि का पाठ होता था। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद। ये महाजनपद क्या थे और प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखे हैं, ठीक है। महाजनपद जैसे कि मगध, कौशल, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल इत्यादि। सबसे शक्तिशाली इसमें मगध थे, कारण लोहे की खान थी। सबसे शक्तिशाली मतलब कहा कि लोहे की यहाँ पे खान थी, हाथी था, उपजाऊ भूमि था। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को अब लिखना है, ठीक है ना, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मुख्य शिक्षा लिखी। तो बौद्ध धर्म क्या था, यहाँ पे 4 आर्य सत्य, आष्टगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अहिंसा, निर्वाण ये सब के बारे में, ठीक है। और जैन धर्म में पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निरंतर, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। अब यूनिट 7 में हम लोग मौर्य साम्राज्य, जो भी मौर्य का साम्राज्य था उसके बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के मुख्य तत्वों को हम लोग जानेंगे। उनका केंद्रीकरण था कि जो राजा है वो सर्वोच्च है। मंत्री परिषद जो थे वो नीति निर्माण में आगे थे, वो नीति का निर्माण करते थे। और विभाग और अधिकार, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, व्यापार विभाग, अर्थशास्त्र में वर्णित था, ठीक है। सेना, सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ सब कुछ था। राजस्व व्यवस्था, भूमि, कर, मुख्य सब कुछ का वहाँ पे व्यवस्था था। अशोक का धर्म क्या था, अशोक जो थे अहिंसा, सत्य को मानने वाले, वृद्धों का सम्मान, प्राणियों से दया, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजास्वल्पता, हिंसक यज्ञों का विरोध सब कुछ करते थे। यूनिट 8 मौर्योत्तर काल, संगु, शातवाहन, क्षत्रप, कुषाण। कुषाण जो कुषाणों का था ना, कुषाणों का भारत के इतिहास में क्या महत्व है इसको जान। कनिष्का का जो शासन था कुषाणों का स्वर्ण काल था, ठीक है ना। गंधार कला का विकास हुआ इसमें, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, सिल्क रूट व्यापार हुआ, इन मौर्योत्तर काल के दौरान ये सब हुआ था। संगम युग दक्षिण भारत में जो हुआ था, इसमें संगम साहित्य की विशेषताओं को हम लोग, तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है, ठीक है ना। प्रेम, युद्ध, वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। कृषि और समुद्री व्यापार, प्रमुख राज्य इसमें चेर, चोल, पांडे ये सब थे, ठीक है ना। अब गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां कौन सी, तो राजनीतिक, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रशस्तियाँ थी। प्रशासन, आत्मशासन की शुरुआत हो गई थी, विलेज ऑटोनॉमी हो चुका था। और कला और अस्थित्व, अजंता कला, मूर्ति कला, बुद्ध प्रतिमा, विज्ञान में आर्यभट्ट, शून्य, पृथ्वी के परिक्रमा, चरक, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, उन्नत कृषि, व्यापार,